नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सासाराम लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में जनसभा के दौरान कैमूर पहुंचे, जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी आदि वहां मौजूद रहे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जमकर आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब लालटेन बुझेगा तभी बिहार के बिहारी शब्द का सम्मान बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बदलना है और विकसित बिहार को बनाने के लिए ये अराजकता फैलाने वाले आरजेडी कांग्रेस को मिटाना है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के 3 माफियाओं को उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है और कहा है कि हम बिहार के 3 तरह के माफियाओं से तंग आ चुके हैं। बालू, शराब या जमीन माफियाओं को चिन्हित किया है, या तो वो जेल जाएंगे या फिर बिहार के बाहर जाएंगे। से राजद मुक्त होना चाहता है, लालटेन को बुझा देगा। इस बार लालू यादव के परिवारवाद की जिम्मेदारी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। मोदी मय है, 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं और हमारे शिवेश राम जी अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। वहीं एनडीए में टिकट बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी को निराशा हाथ लगी है। उनके हिस्से में एक भी सीट नहीं आई थी और इसके बाद से राजनीतिक गलियारे में पशुपति कुमार पारस की भावी रणनीति के बारे में कयास लगाए जा रहे थे। आज पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर खुलकर बातचीत की। पशुपति कुमार पारस को इस बात का मलाल है कि उनके भतीजे चिराग पासवान ने उन्हें अपने नामांकन में नहीं बुलाया। पटना में 10 मई शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि 2024 चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष में देश का बहुत विकास हुआ है। समाज में दलित और गरीब जाति के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने काफी काम किया है। पारस ने कहा कि चिराग की इच्छा पर है कि वो मुझे बुलाएंगे कि नहीं। मुझे बुलाया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। नामांकन करने के समय में मुझे नहीं बुलाया गया था। चिराग पासवान इधर से आते जाते हैं। अगर दिमाग में होता कि चाचा से आशीर्वाद चाहिए तो मुझसे मिल सकते थे। चिराग पासवान ने मुझे एक कॉल भी नहीं की थी। चुनावी अभियान में हमारे बड़े नेता से लेकर के और स्टेट लीडर, इवन हमारा जो जिला अध्यक्ष है, सभी लोग उसमें सम्मिलित है। और आप सब लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में विश्व के सबसे सर्वमान्य नेताओं के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं। और उनके नेतृत्व में जो 10 वर्ष में देश का विकास हुआ, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, हेल्थ कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, तो समाज में जितना भी गरीब, शोषित, दलित है, इवन की ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात, किसानों के हित की बात, नौजवानों के हित की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपने देखा होगा कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया किया जा रहा है। वहीं सासाराम संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम ने समाहरणालय भभुआ में नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद समाहरणालय के मुख्य द्वार पर समर्थकों का भारी हुजूम भी देखा गया। शिवेश राम के मुख्य गेट के पास पहुंचते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और खुली जीप में बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम और बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल सहित दर्जनों लोग भभुआ शहर का उन्होंने भ्रमण किया। बीजेपी की होने वाली चुनावी सभा में शामिल होने के लिए गुलजार वाटिका पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम ने बताया कि अभी मैं सासाराम संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी हूं। अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं चुनाव जीत जाता हूं तो इस क्षेत्र की जनता के हितों के लिए मैं काम करूंगा। किसान, युवा, बुजुर्ग, शिक्षा, सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा। शिवेश राम ने बताया कि सासाराम संसदीय क्षेत्र के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। पूरे देश में मोदी जी ने जो विकास किया है उन विकास को मुझे जमीन पर उतारना है। मैं पहले भी विधायक रह चुका हूं। अपने क्षेत्र में मैंने काफी विकास किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं जनता की सेवा करूंगा। इस क्षेत्र के मुद्दे बहुत सारे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में होने वाले 25 मई को चुनाव
को लेकर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिसमें 7 राजनीतिक दल जबकि 4 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं चुनाव को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम सभी तैयारियों में लगी हुई है। मतदान से लेकर मतगणना तक की मुकम्मल तैयारी की गई है। दरअसल जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने समाहरणालय सभागार में संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निषेधन वापसी की अंतिम तिथि को कुल नामांकन करने वाले 11 अभ्यर्थियों में किसी के द्वारा अपना अभ्यर्थन वापस नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया पिछले 29 अप्रैल से प्रारंभ की गई थी और 6 मई को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 11 प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन कराया गया। उन्होंने बताया कि 7 मई को संवीक्षा भी की गई थी, जबकि 9 मई 2024 के दिन बृहस्पतिवार को 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिस समय अवधि में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई। वहीं इस चुनावी मैदान में 7 राजनीतिक दल जबकि 4 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं बड़ी खबर सासाराम के सियासी महकमे से है, जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदलने वाली है। गुरुवार को सासाराम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज कुमार अपना नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नामांकन स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पार्टी से उन्हें अब तक सिंबल नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनका नामांकन स्थगित किया गया। सियासी महकमे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से कांग्रेस में आए निवर्तमान सांसद छेदी पासवान को पार्टी अब अपना उम्मीदवार बना सकती है। दरअसल बीजेपी मनोज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी और आरोप लगा रही थी कि उनका ईसाई मिशनरियों से करीबी रिश्ता है, और इसी बीच उनके बेटे को पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बीजेपी के आरोपों को एक नया बल मिल गया और इसी वजह से पार्टी ने अंतिम समय पर यह निर्णय लिया है कि मनोज कुमार की उम्मीदवारी वापस ले ली जाएगी और उनकी जगह पर छेदी पासवान को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ने गुरुवार को राजस्थान के मोस्ट वांटेड और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात शूटर कृष्ण कुमार उर्फ जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जोगबनी रेलवे स्टेशन जाने वाले सड़क के पास स्थित एटीएम सेंटर के पास से संदिग्ध हालत में उन्हें गिरफ्तार किया। जोगबनी पुलिस ने शुरुआती दौर में एटीएम फ्रॉडिज्म की शंका को लेकर उसे हिरासत में लेकर जोगबनी थाना लेकर पहुंची थी, लेकिन पूछताछ के क्रम में युवक के राजस्थान के लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात शूटर के रूप में पहचान की गई, जिसके बाद अररिया एसपी अमित रंजन सहित फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साह सहित जोगबनी थाना पुलिस सक्रिय हो गई और मामले को लेकर नेपाल के मोरंग जिला पुलिस से संपर्क कर उनकी गतिविधियों को लेकर जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई। वहीं हिरासत में लिए गए कृष्ण कुमार उर्फ जयप्रकाश से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर पुलिस खुलकर कुछ भी कहने से फिलहाल बच रही है। अररिया एसपी अमित रंजन ने पूछताछ करने की बात कही। गिरफ्तार कृष्ण कुमार उर्फ जयप्रकाश राजस्थान के बीकानेर में एक होटल से जुड़े फिरौती मामले में मोस्ट वांटेड है। रिमांड होम से भागकर वो नेपाल के विराटनगर में पहचान को छिपकर रहने की बात कही जा रही है। नेपाल बॉर्डर पे जोगबनी थाना अंतर्गत एक दुकानदार द्वारा साइबर फ्रॉड की सूचना दी गई थी। उसके आलोक में जांच में एक युवक को पकड़ा गया। पकड़ाए गए युवक से पूछताछ के क्रम में पता चला कि उसका नाम जयप्रकाश है और वो बीकानेर राजस्थान का रहने वाला है और उसका जो रियल नेम है वो कृष्ण कुमार है और एक फेक आईडी बनाकर वो नेपाल के विराटनगर में रह रहा था और वो जोगबनी स्थित एक दुकानदार के पास कैश लेने के लिए आया था। पकड़ाया गया जो युवक है वो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है और ये पूर्व में 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में जी ग्रुप के एक होटल में 1 करोड़ की फिरौती के मामले में गिरफ्तार हुआ था और गिरफ्तार होकर ये बाल सुधार गृह में था और उसके बाद वहाँ से रॉड तोड़कर वहाँ से भाग गया था।
तो उसी कांड में ये वांछित था और विराटनगर में छुप के रह रहा था और इंटरनेट और वीपीएन के माध्यम से ये जो गैंग के लीडर्स हैं उनसे संपर्क स्थापित करता था और यहाँ पे दुकानदार के माध्यम से इसने 2 बार कैश मंगवाया था, जिसके चलते दुकानदार का अकाउंट फ्रीज हो गया था। तो उसी की शिकायत हम लोग को मिली। पूछताछ के क्रम में ये पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ और इसमें जो जोगबनी थाना और अररिया पुलिस की मुस्तैदी के कारण जो साइबर केस को गंभीरता से लेते हुए जांच किया गया, उसके तहत लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप गैंग का एक मेंबर हम लोग ने डिटेन किया है। राजस्थान पुलिस को सूचना दे दी गई है और पूछताछ एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं कलुआही प्रखंड के अंतर्गत कालिकापुर ब्रह्मस्थान में मानव कल्याण के 5 लाख से अधिक पार्थिव शिवलिंग का पूजन वेदोक्त विधि से संपन्न हुआ। इस अवसर पर नवग्रह पूजन, कुलदेवी पूजन के साथ कई देवी देवताओं की विधि विधान के साथ पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। पार्थिव शिवलिंग की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि देवादिदेव महादेव के एक ज्योतिर्लिंग की पूजा के बराबर लाभ मिलता है। इस अवसर पर ब्रह्मस्थान में ग्रामीण सहित कई सक्रिय भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया। यजमान प्रोफेसर कौशल मिश्रा ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग के पूजा अर्चना से गांव में सामूहिक सहयोग और सद्भाव के वातावरण का निर्माण होता है, जिससे गांव के बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। गांव के युवा पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी बनाकर घर घर पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ट्रस्ट बनाकर सनातन संस्कृति को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देना है, जिससे भारत देश की पहचान दुनिया में विशिष्ट हो। सनातन संस्कृति मनुष्य को मानसिक और शारीरिक मजबूती प्रदान करता है। वहीं बिहार में चौथे चरण के लिए लोकसभा का चुनाव 13 मई को संपन्न करा दिया जाएगा। चुनावी रणभूमि में अपने मुकद्दर के फैसले की तलाश में प्रत्याशी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर समर्थकों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र संख्या 23 में 13 मई को होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का काफिला क्षेत्र की सड़कों से लेकर गांव ग्राम के नागरिकों के बीच पहुंच रहा है। दिन रात मेहनत करने में सभी पार्टी के प्रत्याशी लगे हुए हैं। इस बाबत महागठबंधन समर्थित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सनी हजारी का जन आशीर्वाद यात्रा उनके स्थानीय क्षेत्र स्थित सिंगिया प्रखंड क्षेत्र में पहुंचने के साथ साथ सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के सभी 44 गांव का दौरा भी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सनी हजारी के द्वारा ग्राम पंचायत राज हरदिया के ग्राम बहुद्रा पहुंचकर आम नागरिकों से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। सैकड़ों समर्थकों के साथ आई कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सनी हजारी के जन आशीर्वाद यात्रा को ग्रामीणों ने रोककर फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए महागठबंधन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं रहिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 मई को होने वाले मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और इसको लेकर जितवारपुर चेक पोस्ट के पास रहिका पुलिस और SST 2 की टीम SI बसंत कुमार, दंडाधिकारी मोती पासवान के नेतृत्व में जांच करके 9,21,000 रुपए जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि सीमेंट कारोबारी बाजार से वसूली करके जा रहा था। व्यापारी पंकज कुमार ठाकुर ने पुलिस को कारोबार से संबंधित कागजात का ब्यौरा दे दिया। जांच कर रही टीम ने सहायक चुनाव पर्यवेक्षक को सूचना दी, तो वहीं पर्यवेक्षकों से मिली सूचना से संबंधित कागजात मिलान के बाद व्यापारी को छोड़ दिया गया, जबकि राशि जब्त कर ली गई है। मैं यहाँ कैश पकड़ाया जब्त किए हैं 9,21,000 रुपया। किस पर्पज से ले जा रहे थे? ये कोई कहीं से तहसीली करके लाए हैं बिजनेस से, इनके सीमेंट कुछ बिजनेस की वजह से तहसीली करके लाए हैं और ये हम लोग जब्त किए हैं पैसा। तो फिर आप आगे बात किए कि नहीं किए? बात किए हम मतलब सहायक ऑब्जर्वर से, हाँ। बोले कि जब्त कर लिए पैसा और जमा कर दीजिए। इनसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है? इनको डॉक्यूमेंट मांगे क्या, पैसा जब्त करके इनको एक रिसीप्ट देंगे, एक रिसीप्ट इनको दे देंगे कि पैसा फलना जगह जा रहा है आपका। वहीं मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड के अंतर्गत पुरसौलिया गांव में एक साधारण से परिवार में जन्मे और पले बड़े राम टहल पूर्वे अपने सादगी और बेदाग सामाजिक जीवन के लिए जाने जाते थे। उनके राजनीतिक स्वच्छ जीवन का सफर ही कुछ ऐसा रहा कि उन्हें संपूर्ण जिले में गांधीवादी नेता के रूप में आज भी लोग याद करते हैं। स्वर्गीय पूर्वे की पहली पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव में मनाई जा रही है। इस मौके पर महिला नेत्री राजश्री किरण, केवल झा, राजगीर साहू, बासुकी झा सहित दर्जनों लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 1 साल पहले ही पुरसौलिया गांव में उनके घर के नजदीक एक झाड़ी में उनकी हत्या कर चेहरे पर तेजाब डालकर शव को फेंक दिया गया था।
घटना के 4 दिन बाद कलुआही थाना पुलिस ने शव को बरामद किया। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों में उस समय काफी आक्रोश था, जो आज भी व्याप्त है। 1 साल पहले घटना को लेकर उनकी पुत्रवधू के बयान पर केस दर्ज किया गया था। उस समय लोगों में इतना आक्रोश था कि लोगों ने थाना को भी घेर कर पुलिस कार्रवाई में उदासीनता का आरोप लगाया था। थाना पुलिस के विरुद्ध जमकर आक्रोश का इजहार किया गया था। बाद में उनकी पुत्रवधू ने आरक्षी अधीक्षक मधुबनी, आईजी दरभंगा और डीजीपी पटना को आवेदन पत्र समर्पित कर गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इसके बावजूद भी पुलिस आज तक जघन्य हत्याकांड का उद्भेदन कर नहीं पाई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।